Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is from Unit 1 of DLED Second Year Mathematics Education, Chapter 2, Structure of Mathematics, Axioms, Definition, Theorems. यहाँ पे इस चैप्टर में आप जानोगे कि एक्सियम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन किसे बोलते हैं और थ्योरम्स किसे बोलते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है या ये कैसे आए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, मैथ्स में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं और फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर पूरा मैथमेटिकल नॉलेज जो है रखी हुई है। तो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी मैथमेटिकल टर्म्स और फैक्ट यूज टू फ्रेम अजम्पशन, जिनकी वजह से आप कुछ ना कुछ अजम्पशन बना सकते हो, वो एक्सियम्स और पोस्टुलेट को फॉर्म करते हैं। देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द न्यू टर्म्स एंड फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो नई चीजों को फॉर्म करती है। मान लो अगर आपने कुछ भी चीजें पढ़ी और आपसे कुछ उस चीज से कुछ डिड्यूस कर पा रहे हो कि मैंने कहा if a is equal to b and b is equal to c then a is equal to c, तो मुझे क्या ये प्रूव करने की जरूरत है? हम सबको दिखाई दे रहा है कि ये है। एक्सियम्स या पोस्टुलेट है, इन्हें कभी प्रूव नहीं किया गया और इन्हें एज अ फैक्ट हमने क्या कर लिया है, ऑप्ट कर लिया है, मान लिया है। देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट व्हिच आर एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, ऐसी कुछ स्टेटमेंट हैं जिन्हें बिना किसी प्रूफ के एक्सेप्ट कर लिया गया है, आप उन्हें एक्सियम्स और पोस्टुलेट बोलते हो। अब देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। एक्सियम्स क्या होते हैं? जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड असम्पशंस हैं, किसके अंदर? ज्योमेट्री के अंदर, वो हमारे पोस्टुलेट कहलाते हैं। और यही असम्पशन पूरे थ्रू आउट द मैथ्स कुछ कहीं भी हैं तो वो हमारे एक्सियम्स कहलाते हैं। तो पोस्टुलेट्स आर रिलेटेड विद द ज्योमेट्री एंड एक्सियम रिलेटेड विद द ऑल फैक्ट्स ऑफ द मैथमेटिक। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया कि दीज आर द यूनिवर्सल स्टेटमेंट व्हिच आर नॉट प्रूफ, they are accepted without any kind of proof, are known as axioms and postulate. Postulates are specifically related with the geometry, हमारी ज्यामितीय से रिलेटेड हैं, और हमारे जो एक्सियम्स हैं वो थ्रू आउट द मैथ्स कहीं भी कोई भी ऐसी एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है वो हमारे एक्सियम्स कहलाते हैं। सम ऑफ द बेसिक पोस्टुलेट्स आर एज फॉलो। फर्स्ट है द लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 पॉइंट। मतलब लाइन, मान लो अगर ये पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट है और ये भी हमारे पॉइंट निकले हुए हैं ऐसे। लाइन क्या होती है? उन 2 पॉइंट्स से निकली हुई रे जो सेम लाइन पे मीटअप कर रही है वो हमारी लाइन कहलाती है। द प्लेन कंटेन एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्टिव कोलिनियर पॉइंट। तो प्लेन क्या होता है? जिसके पास कम से कम 3 जो हैं डिस्टिंक्टिव कोलिनियर पॉइंट हो, मतलब 3 एटलीस्ट होने ही चाहिए जो कोलिनियर ना हो। अ स्ट्रेट लाइन में बी प्रोड्यूस्ड टुवर्ड आइदर ऑफ एक्सट्रीमिटीज। क्या कह रहा है कि जो एक स्ट्रेट लाइन है उसे कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। 2 स्ट्रेट लाइन कैन नॉट ईच अदर, एक दूसरे को 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे मोर देन 1 पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा। मान लो ये लाइन मैंने खींची और ये लाइन खींची, तो एक ही तो पॉइंट पे मीट कर रही है, कहीं दोबारा कर सकते हैं? ये कभी भी नहीं कर सकते। तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इन्हें हमने बिना किसी प्रूफ के एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि प्रूफ तो हमारे आंखों के सामने है बट हमने इनका फिर भी कोई प्रूफ दिया नहीं है। सम ऑफ द पोस्टुलेट जो हमारे यूक्लिड्स ने दिए हैं, और पोस्टुलेट के साथ ही आपको याद रखना है कि दीज आर द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। A straight line may be drawn from any point or to any another point. Straight line यही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींची गई रेखा है। Terminated line can be produced indefinitely, मतलब किसी भी लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया। सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल किसी भी रेडियस से कितने भी सेंटर तक बनाया जा सकता है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर, सारे के सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। If a straight line falling on 2 straight line makes the interior angle of the same side taken together less than the 2 right angle. तो और क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन है उस पे एंगल बना रही है तो जो 2 राइट एंगल है उनसे हमेशा ही छोटा होगा। ये बिल्कुल सच बात है, हमें पता है। सम ऑफ द एक्सियम्स क्या है? द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। अभी मैंने एग्जांपल दिया, इफ a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू c होगा ही होगा। देन है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अगर इक्वल में हम इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दें तो वो हमारा इक्वल क्वांटिटी ही बनाएंगी। थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से पूर्ण रूप से कोइंसाइड कर रही हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल भी हैं। द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। पार्ट से हमेशा होल बड़ा होगा, 1/2 से 1 बड़ा ही होगा। देन है अदर देन यूक्लिड एक्सियम्स। यूक्लिड से अलग एक्सियम्स कौन से हैं? If a ray stand on a line, then the sum of 2 adjacent angle so different
क्या होगा, अगर ऐसी कोई रे खड़ी है तो इनके बीच के जो एंगल है दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ लाइन, एंगल फ्रॉम अ लाइन, मतलब अगर हमारे पास ये दो लाइन है तो जिस लाइन पे वो बने हैं उसके साथ ही वो एंगल बना रहे हैं और इन्हें हमारे लीनियर पेयर बोला जाता है। तो ये है ना, ये हमारे 180 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ओके। ये देखो कॉरेस्पोंडेंस एंगल बना रहे हैं, द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू द टू पैरेलल लाइन एट ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पोंडिंग एंगल। तो ये हमारे कॉरेस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे, ये हमारे ट्रांसवर्सल वे है और हमारा L इज इक्वल टू पैरेलल टू ये है। तो हमारे जो T के साथ जहां पे ये मीटअप कर रहे हैं वो मेरा क्या होगा, हमारे कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स होंगे और उनका सम भी 180 डिग्री होगा, ये भी ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना ये हमेशा लीनियर पेयर ही बनाते हैं। कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पोंडिंग एंगल एक्सियम, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पोंडिंग एंगल क्या कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरेस्पोंडिंग एंगल इज इक्वल, अगर इक्वल है A is equal to B आ रहा है, then the two lines are parallel to each other, तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। कन्वर्स का मतलब है, मैंने क्या कहा कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके कॉरेस्पोंडिंग एंगल सेम होंगे, और उल्टा क्या हो गया कि अगर कॉरेस्पोंडिंग एंगल सेम है तो वो लाइन हमारी पैरेलल होंगी। इसके बाद SAS कॉन्ग्रुएंसी है, इसमें क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स, दो साइड और एक एंगल दोनों के बीच का सेम हो, तो ये भी हमारे एक्सियम्स हैं, ये देखो है ना। तो ये हमारे एक्सियम्स है, तो हम इन्हें बोलेंगे कि these two triangles are congruent to each other. A system of axioms is called consistent. कंसिस्टेंट कहलाएंगे अगर मान लो मैंने लिखा, कोई भी लाइन लिखी मैंने कि द ट्रांसवर्स एंगल ऑफ अ पैरेलल लाइन आर इक्वल, और उल्टा मैंने अभी आपको प्रूव किया इफ द कॉरेस्पोंडेंस एंगल ऑफ द पैरेलल लाइंस आर इक्वल, और इसका उल्टा क्या हो सकता है कि इफ द कॉरेस्पोंडेंस एंगल आर इक्वल देन दीज आर द पैरेलल लाइंस, ये उल्टा हो सकता है। तो ऐसी जो स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट कहलाएगी जिसे आप डिड्यूस कर सकते हो और जिसकी आप अगर इफ एंड देन करके चलो तो भी हमारे सेम हो, और इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी अगर आप उसे डिड्यूस नहीं कर सकते हो और उनका जो है अनदर वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है। इसके बाद आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू वूम यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके बारे में अगर आपको पूरी माइंडफुल इंफॉर्मेशन अगर वो दे रही है वो स्टेटमेंट, तो आपकी डेफिनेशन कहलाएगी। सबसे पहली चीजें क्या होती है डेफिनेशन की, फिलोसॉफिकल डेफिनेशन। फिलोसॉफिकल डेफिनेशन का मतलब है जिसके अंदर आप शब्दों की थ्योरीज का प्रयोग करते हो एक डेफिनेशन को बनाने के लिए। एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन होते हैं जब आपकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैव, एंड उसके अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं तो उसको भी ब्रेक डाउन करके इजी बताया जा सकता है। एंड एसेंशियल डेफिनेशन आर दोज डेफिनेशन व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू द स्टूडेंट टू लर्न अबाउट, क्योंकि उससे आगे आप उनका कॉन्सेप्ट जान ही नहीं पाओगे। इसके बाद है इट मस्ट पोजेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, हमारी एक डेफिनेशन की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सिंपल का मतलब ऐसी लैंग्वेज प्रयोग में लाई जाए कि वो हमारे लिए डिफिकल्ट ना हो, क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। अगर वही कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या जान पाओगे। देन है क्लियर का मतलब जितना वो एक्सप्लेन करना चाहती है दैट इंफॉर्मेशन विल बी रिलेवेंट। इसके बाद है ब्रीफ का मतलब है फॉर्म्ड ऑफ अ मिनिमम वर्ड्स, कुछ ना कुछ शब्दों से मिलकर बनी हो, एंड इन अदर वर्ड वी कैन से दैट डेफिनेशन मस्ट बी सच दैट नलिफाइज ऑल द रिलेवेंट डाउट्स, और जितने भी डाउट्स या कंफ्यूजन किसी के सामने भी हैं उन्हें जीरो कर दे तो ही आपकी वो एक अच्छी डेफिनेशन कहलाएगी। नेक्स्ट आती है हमारी थ्योरम्स। थ्योरम्स क्या होती है, जो भी डेफिनेशन जो भी स्टेटमेंट हमारे पास थी अगर आप उसे प्रूव कर दोगे तो वही हमारी थ्योरम एस्टेब्लिश हो जाएंगी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ थ्योरम क्या है, देखो कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स थ्योरम का मतलब कन्वर्स नाम से समझ आ रहा होगा, व्युत्क्रम, जैसे उल्टा कर सकते हो। अ पेयर ऑफ थ्योरम में कंसिस्ट ऑफ थ्योरम कन्वर्स टू ईच अदर इफ पार्ट ऑफ वन थ्योरम इज देन पार्ट ऑफ द अदर एंड वाइस वर्सा। अभी मैंने आपको ट्रांसवर्स एंड कोरेस्पोंडेंस एंगल का एग्जांपल दिया है, तो दिस इज द पार्ट या फिर दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्स थ्योरम। थ्योरम है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल आर इक्वल देन इट सेड टू बी अ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देन है थ्योरम इफ द ट्रायंगल हैज टू अनइक्वल साइड, उनकी दो अनइक्वल साइड है तो अपोजिट एंगल जो है उनका सम लार्जर होगा देन द एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। तो जो लार्जर साइड से बट दूसरी साइड के एंगल है, मान लो ये हमारी लार्जर साइड है और ये छोटी साइड्स हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। अपोजिट मतलब बड़ी साइड से सामने वाला एंगल। इसके बाद है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब है इफ एंड देन पार्ट्स नोन और प्रूफ पार्ट आर प्रेजेंटेड इन अ नेगेटिव फॉर्म
इट इज कॉन्ट्रापोजिटिव थ्योरम। नेगेशन की तरह आपको लिया जाता है और उसके बाद आप हाइपोथेसिस देते हो एंड देन यू आर प्रूविंग। जैसे थ्योरम इन अ सर्कल इफ टू कोर्ड्स आर इक्वल, दो कोर्ड्स इक्वल हैं देन दे फॉर्म इक्वल आर्क। तो वो कैसे बनाएंगे, इक्वल आर्क बनाएंगे। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या आ जाएगी, इफ अ सर्कल टू कोर्ड्स आर अनइक्वल, अगर वो अनइक्वल है दे विल फॉर्म द अनइक्वल आर्क। इक्वल हैं तो इक्वल आर्क बना रही हैं कोर्ड्स और अनइक्वल हैं तो अनइक्वल आर्क बनाएंगे। तो ये नेगेशन देना हमारी कॉन्ट्रापोजिटिव थ्योरम आ जाएगी। इसके बाद रेसिप्रोकल थ्योरम। इन द थ्योरम टू नाउन्स आर इंटरचेंज टू फॉर्म अ न्यू थ्योरम। एक नई थ्योरम बनाने के लिए हम जो नाउन्स है उन्हें चेंज कर देते हैं। इफ टू साइड, एग्जांपल देखो, if two sides are included angle of a triangle are equal to corresponding angle included angle of other triangle then the triangles are congruent। क्या कह रहे हैं, अगर if two sides are included angle of a triangle are equal, दो साइड इक्वल है और उसके जितने भी एंगल इंक्लूडेड है वो corresponding एंगल है, and included angle of the triangle then the triangle are congruent, तो उनके जितने भी included एंगल है वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो वो ट्रायंगल हमारी कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इसका उल्टा बता दो आप, two angles and included side of a triangle are equal to the corresponding angle, दो एंगल और दो साइड हमारी इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो हमारी कैसे हो जाएंगी, ऐसे ऐसे प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करना क्या होता है, उल्टा करना। देन है, हमने ना नाउन चेंज करी है, ये ध्यान रखना, हमने पूरी स्टेटमेंट उल्टी नहीं की है। देन है एक्सियम्स ऑफ थ्योरम, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। अगर थ्योरम से और एक्सियम्स की बात करूं तो हमारी पूरी स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स इन्हीं कुछ शब्दों से, इन्हीं कुछ टर्म से और इन्हीं एक्सियम से और थ्योरम से बनी हुई है। तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन गई है कि सम ऑब्जर्वेशन लीड फॉर्म द हाइपोथेसिस। हमने क्यों ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हमें हाइपोथेसिस बनानी है। मैंने अभी आपको बताया कि नेगेशन भी देखना है आपका, उसको नकारात्मक चीजों में भी, नकारात्मक का मतलब यहाँ पे उल्टा करके देखना है। जैसे मैंने कहा equal chord have the equal arc, unequal chord have the unequal arc. Hypothesis is verified through the example. Example से आप उन्हें verify कर सकते हो। Verified hypothesis को axioms बोला जाता है और उनके अगर proof को accept कर लिया जाता है then these axioms are called theorem, और इन्हें without प्रूफ के एक्सेप्ट कर लिया गया है। फॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज। जितना भी नोन फैक्ट है उनके बारे में पूर्व ज्ञान ही हमारा फॉर्मेशन और वेरिफिकेशन के काम आएगा, और प्रीवियस नॉलेज जो है हमारी न्यू टर्म्स को डिफाइन करने में भी काम आएंगी, क्योंकि आपको जितनी पीछे से नॉलेज होगी आप उसे आगे वाली नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड कर सकते हो, और जिन एग्जाम्स को प्रूव कर दिया जाता है वो हमारी थ्योरम्स बन जाती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स इज गैदर्ड इनटू दीज एक्सियम्स। पूरा मैथ्स के बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो इन एक्सियम से ही जुड़े हुए हैं एंड इन थ्योरम से ही बने हुए हैं। तो वी कैन से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स आर डिफाइंड बाय द एक्सियम्स, थ्योरम्स, डेफिनेशन एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हमने जाना एक्सियम्स क्या होते हैं। एक्सियम्स होते हैं थ्रू आउट द मैथ्स कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट जो विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट कर दी गई है, एक्सियम कहलाते हैं। पोस्टुलेट्स आर रिलेटेड विद ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी पोस्टुलेट्स कहलाएंगी। और डेफिनेशंस क्या होती हैं, वो क्लियर और सिंपल शब्दों में किसी भी कॉन्सेप्ट की पूर्ण इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हमारी डेफिनेशन कहलाती हैं। एंड ऑल दीज आर कलेक्टिवली फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। एंड मैथ्स में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मिलके हमारी क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हमने थ्योरम जाना, कन्वर्स होती हैं, रेसिप्रोकल होती है एंड कॉन्ट्रापोजिटिव होती है। कन्वर्स का मतलब जब मैं पूरी की पूरी लाइन को उल्टा करके भी ट्रू कर दूं। रेसिप्रोकल होती है हम उसका नेगेशन भी सत्य स्थापित कर सकें। एंड कन्वर्स हमारी क्या होती है, कॉन्ट्रापोजिटिव थी कि हमारी नेगेशन भी ठीक हो। एंड रेसिप्रोकल होता है अगर हमने दोनों के नाउन को इंटरचेंज कर दिया है और आगे पीछे के वर्ड बिल्कुल सेम रहे हैं तो वो मेरी रेसिप्रोकल होती है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक 1.2 चैप्टर 2 में यही था कि आपको एक्सियम्स के बारे में जानना है, डेफिनेशंस के बारे में जानना है, पोस्टुलेट्स के बारे में जानना है और डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरम के बारे में जानना है। आई थिंक इट इज क्लियर। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट डाउन। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग and keep learning, my dear students. If you find my videos are informative, so please do like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Bye bye.